जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो पैरामेडिकल की जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे उसकी सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में कुछ हद तक हम ब्लड वेसल्स के बारे में जो है हम कर चुके थे, लेकिन इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या ब्लड वेसल होते हैं, कहाँ से कैसे जो है पॉइंट से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको दिख रही हैं जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डक्ट होती है, वो नलकियां होती हैं जो ब्लड को हमारे शरीर के अंदर लेकर जाती हैं, लेके आती हैं। मैंने बताया था ये तीन टाइप की होती हैं। एक ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही हैं ये आपकी वेन होती हैं, और जो आपको रेड कलर में दिख रही हैं ये आपकी आर्टरीज होती हैं, और जो ये बीच में दिख रही हैं छोटे वाली इनको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो हम तीन टाइप की तो ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के जो पार्ट्स हैं जैसे कि प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इस चैप्टर को यानी कि ब्लड के जो पार्ट है इस चैप्टर को हम माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी जब हम कर रहे होंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड बस छोटा मोटा या फिर आप ये कह सकते हो हल्का फुल्का जो है पोर्शन को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। चलिएगा, ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही सभी को शेयर कर दो दोस्तों। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अगर आपको आगे तक क्लासेस में बने रहना है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो ही तो भाई मैं क्लासेस लेके आते रहूंगा। ऐसा है तो है नहीं, यूट्यूब इतना ज़्यादा पैसा देती है कि मैं आपके लिए यूट्यूब से ही लेके आता रहूँ। ठीक है, फिर तो लोग कोर्स ही नहीं निकालते। मैं चाहता हूँ कि आपको जो है फ्री में यूट्यूब पर ही पढ़ाता रहूँ, तो उसके लिए आप मुझे मोटिवेट करें। मोटिवेट तब मिलेगा जब मुझे व्यू मिलेंगे। ठीक है, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है, सभी कंटेंट, पैरामेडिकल की सभी बुक्स, मॉक टेस्ट सब आपको मेरी ऐप उत्तम क्लासेस पर मिलेंगे। उसको ज़रूर आप जो है इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद एक थोड़ा जो है रेटिंग भी जो है ज़रूर किया करो। चलिएगा, ब्लड वेसल्स क्या हैं? वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके ब्लड को कैरी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल कहते हैं। दो टाइप की ब्लड वेसल होती हैं। एक ऐसी जो हार्ट से टिश्यूज तक जाती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो हार्ट से निकलती हैं और बॉडी के किसी भी ऑर्गन ऑर्गन टिश्यू या फिर आप ये कह सकते हो सेल यहां तक जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? और दूसरी जो वापस आती हैं यानी कि टिश्यू या फिर सेल आप कह सकते हो, सेल से वापस हार्ट के अंदर आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं बेटा जी वेन। जो आपकी ऑर्गन से यानी कि सेल से आपके हार्ट तक वापस इम्प्योर ब्लड यानी कि CO2 वाले ब्लड को लेकर आती है, उनको वेन कहते हैं। और दूसरी जो हार्ट से निकलती हैं प्योर ब्लड लेके, ताकि बॉडी के हर पार्ट तक जो है ब्लड को सप्लाई किया जा सके, इनको हम क्या कहते हैं बेटा जी? आर्टरीज कहते हैं। और जहां पर ये दोनों मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। तो ब्लड वेसल क्या है? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हार्ट से निकलती है, हार्ट तक आती है। कल हम हार्ट के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से गहनता से जो है पढ़ चुके हैं। कितने टाइप की होती हैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो थ्री टाइप की होती हैं। आपकी आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरी होती है। जो मेन डेफिनेशन है वो यही है। आर्टरी की मेन डेफिनेशन क्या है? द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। जो ब्लड वेसल कहाँ से हार्ट से कहाँ तक जाती हैं? ऑर्गन्स तक जाती हैं। आप ये कह सकते हो ऑर्गन्स या फिर सेल तक जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। अब हार्ट कैसा ब्लड पंप कर रहा है? हार्ट कर रहा है प्योर ब्लड पंप। तो यानी कि ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके पास कैसा ब्लड होता है बच्चा जी? प्योर ब्लड होता है। अब आप कहोगे कि सर जी प्योर ब्लड क्या होता है? तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है, जिसका कलर कैसा होता है बेटा जी? रेड होता है। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आएगा कि सर क्या सभी आर्टरीज प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं? तो मैं आपको कहूंगा नहीं। एक आर्टरी ऐसी भी है जो आपका प्योर ब्लड सप्लाई नहीं करती, तो वो बन जाएगा आपका एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन भी आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। देखो बेटा, मैंने क्या कहा? वो जो हार्ट टू ऑर्गन जाती हैं,
तो मैंने देखो आपको करवाया था, जैसे ये हार्ट था, ये आपके टू पार्ट्स थे, और यहां से हार्ट से लंग्स तक एक ब्लड वेसल्स आ रही थी। अब इस ब्लड वेसल को हम क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे हम पल्मोनरी आर्टरी। और इसमें कैसा ब्लड था? इम्प्योर ब्लड था। तो जो एक्सेप्शन था वो था आपका पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी ब्लड वेसल जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, तो ये ब्लड वेसल ऐसी है, इस ब्लड वेसल में क्या पाया जाता है? इम्प्योर ब्लड पाया जाता है बेटा जी। इम्प्योर ब्लड का मतलब CO2 वाला ब्लड जो है इसके अंदर पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां तक जाती है, तो ये आपकी बेटा जी हार्ट टू लंग्स जाती है। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लंग्स को जो ब्लड है वो कौन देता है? इम्प्योर ब्लड तो कौन देता है बेटा जी? तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी देती है। क्लियर है यहां तक? चलिएगा, उसके बाद है वेन। वेन कौन सी होती है? वे ब्लड वेसल्स जो ऑर्गन टू, यानी कि सेल ने क्या किया? ऑक्सीजन को यूज कर लिया। अब उस ऑक्सीजन को यूज करके क्या दिया? CO2 दिया। CO2 को वापस, यानी कि ऑर्गन टू हार्ट वापस क्या आएंगी? वो CO2 वाला ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट के पास आएगा, ताकि हार्ट उसको फिर पंप करके कहां पर भेज दे बेटा जी? फिर पंप करके वापस आपके लंग्स के पास भेज दे। तो ऑर्गन से हार्ट तक लाने वाली ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं बेटा जी? वेन कहते हैं। अब आप कहोगे सर इन वेन्स में क्या होता है? तो इन सभी वेन्स में इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। कैसा ब्लड पाया जाता है? इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो इनके अंदर पाया जाता है। फिर वही क्वेश्चन, क्या सर इसका भी एक्सेप्शन हो सकता है? ऐसी वेन है जिसके पास प्योर ब्लड है? बिल्कुल है जी। अब मैंने क्या कहा? जो ऑर्गन टू हार्ट आती है। अब देखो बेटा, लंग से यहाँ पर हार्ट के पास भी तो एक ब्लड वेसल आ रही थी। लंग्स से हार्ट के पास आ रही थी या नहीं आ रही थी? तो ये डेफिनेशन किसकी होगी? वेन की। लेकिन ब्लड कैसा है? प्योर है। तो वो एक्सेप्शन जो है वो है आपकी पल्मोनरी वेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी वेन कौन सी होती हैं? तो वो वेन जो लंग से प्योर ब्लड, कैसा ब्लड? प्योर ब्लड लेके आती हैं। कैसा ब्लड लेके आती हैं? प्योर। उनको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। जिस जगह पर आर्टरी और वेन दोनों मिलती हैं, बिल्कुल पतली हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट पर देखिएगा, यहाँ पर आर्टरीज के बारे में दिखा रखा है, ये मैंने आपको बता दिया है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? तो आप देख सकते हो ये थोड़ी थिक होती है। अच्छा, आर्टरीज जो होती है वो अंदर चलती हैं। ये जो बाहर आपको दिख रही हैं ये आपकी वेन है। इनमें इम्प्योर ब्लड है। इनमें ब्लड प्रेशर भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ये हार्ट है, ये दो चैम्बर है, ठीक है, सॉरी पार्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। इसमें प्योर ब्लड है, यानी कि यहाँ पर प्योर ब्लड पंप हो रहा है। यानी कि यहाँ पर इस प्योर ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड प्रेशर है। क्योंकि पंपिंग वाला ब्लड किसके अंदर है? पंपिंग वाला लेफ्ट हिस्से में है। और लेफ्ट हिस्से में कैसा ब्लड है? लेफ्ट हिस्से के अंदर जो है आपका कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। यानी कि प्योर का मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड है। हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये जो ब्लड वेसल होती हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड प्रेशर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड प्रेशर पाया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो आप यहीं पर नोट कीजिएगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। मैं हाई ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो लिख लीजिएगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द रेशियो ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसको, यानी कि सिस्टोल बटे डिस्टोल जो होता है ना, ये आपका बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है। देखिएगा, आपने कभी देखा होगा हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो 120 बटे 80 होता है। 120 बटे 80 mm HG होता है। ये आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं, कहीं क्या, सब जगह पढ़ते हैं। नॉर्मल बीपी क्या होता है? पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो तो हार्ट कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो खुलना और बंद होना, ये जो प्रक्रिया, इसको ही हम सिस्टोल डिस्टोल बोलते हैं। ये तो पता होगा, सबको पता, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, अब जान लो। तो खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, इसको सिस्टोलिक डिस्टोलिक, सिस्टोलिक डिस्टोलिक, और इसी से बनता है ब्लड प्रेशर, इसी से क्या बनता है? बीपी बनता है। तो ये सिस्टोल और डिस्टोल की वैल्यू है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीपी के अंदर सिस्टोल की वैल्यू कितनी होती है और डिस्टोल की वैल्यू कितनी होती है।
तो सिस्टोलिक वैल्यू कितनी होती है 120 और डायस्टोलिक वैल्यू कितनी होती है 80। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अब ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का हो सकता है। अब क्या होता है बेटा जी सुनिएगा, मोस्टली हार्ट डिजीज जो होती है ना वो फैट की वजह से होती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। देखो यहीं पर समझा देता हूँ। ये ब्लड वेसल है आपकी आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरी जो होती है ना मेनली फैट से ही बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल से ही बनी होती है। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, मान के चलो ये आर्टरी थी इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था, अब क्या हो गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपने बहुत ज्यादा चाउमीन पिज्जा बर्गर खा लिए, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ये नलकी है, ये नलकी क्या हो जाएगा, ये पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। भी सिंपल सी बात है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होगा, नलकी जो होगी वो पतली हो जाएगी। और अब देखो आप कभी देखना घर में नलकी को दबा देना, प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या हो जाएगा, बॉडी के जो आपके आर्टरीज हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बोले तो बेटा जी कोलेस्ट्रॉल है आपके फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो नलकी हैं ये आर्टरी हैं ये पतली हो जाएंगी और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा जी, हाई बीपी हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठोक दीजिएगा, आंसर यही आएगा। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन में क्या होगा, सिस्टोल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, डिस्टोल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 140/100 जो है, इस वैल्यू को जो है क्या बोलेंगे मैं, इसको मैं हाइपरटेंशन बोलूंगा। अब देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नल की पतली हो गई, अब कोलेस्ट्रॉल घटेगा तो नल की क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। ये जो आर्टरी है ये क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। तो यहां पर दूसरा पॉइंट ये भी बनता है कि कोलेस्ट्रॉल घटने से क्या होगा, घटने से क्या होगा, तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल घटेगा या फिर ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल घटेगा तो यहां पर बन जाएगा आपका लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको मैं बोलता हूं हाइपोटेंशन। क्या बोलता हूं, हाइपोटेंशन बोलता हूं। बहुत बढ़िया भाई, इसको पॉइंट को नोट कर लेना, हाइपोटेंशन। तो ये घट जाएगा 60, सॉरी 100 में 60 हो जाएगा, इस पॉइंट को याद रखना, हाइपोटेंशन। तो बीपी क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है, मे भी आपको पता चल गया होगा। कई बार क्वेश्चन आता है बीपी मेजरिंग डिवाइस क्या होती है। देखो नॉर्मली आपने देखा होगा डॉक्टर दो चीज रखते हैं, एक तो कानों में डालते हैं जिससे दिल की धड़कन सुनते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्ट्रेथोस्कोप। यहीं पर मैं पॉइंट नोट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। दो पॉइंट रखते हैं, आपको याद रखना है। एक तो हम क्या रखते हैं, स्ट्रेथोस्कोप रखते हैं। स्ट्रेथोस्कोप किसको मेजर करता है, हार्ट बीट मेजरिंग डिवाइस है, हार्ट बीट मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है, हार्ट बीट को मेजर करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हार्ट बीट जो होती है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो पल्स रेट जो होता है आपका, वो कितना होता है, 72 पर मिनट होता है। ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। इसको मेजर कौन करता है, स्ट्रेथोस्कोप करता है। एक जो डॉक्टर जो है ना एक मशीन और लेके आते हैं आजकल, तो क्या हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन आने लगी। पहले ऐसी हाथ में ऐसे करके फुसफुस करते थे, हम हवा भरते थे उसके अंदर ऐसे ऐसे वाली। तो ये वाली जो मशीन थी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो ये जो मशीन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप तो वो हो गया कान में लगाने वाला, ये जो मशीन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये ही जो होती है ना, यही आपकी बीपी मेजरिंग डिवाइस होती है। बहुत बढ़िया भाई, यही आपकी बीपी मेजरिंग डिवाइस होती है भाई, ठीक है। और बीपी को कैसे चेक करना है, केवल उससे चेक नहीं होगी, आपको पल्स रेट भी चेक करनी पड़ेगी। तो बीपी को चेक करने के लिए हम पल्स रेट भी चेक करते हैं और साथ में किसको भी चेक करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर कोई पैरामेडिकल का स्टूडेंट है तो जाओ किसी भी दुकान पर, मेडिकल स्टोर है या फिर कोई छोटी मोटी क्लिनिक है, उसके ऊपर जाओ और है ना, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को मार मत देना, बीपी चेक करना इंजेक्शन लगाना ये तो सीख लो यार। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पैरा मेडिकल के स्टूडेंट हो, क्या हरियाणा है या कोई भी स्टेट है, बच्चे डिप्लोमा कर लेते हैं। मैं केवल उनको कह रहा हूँ जिन्होंने अच्छे तरीके से नहीं किया, समझ रहे हो आप, जिसने अच्छे तरीके से किया उसको तो पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इस डिवाइस का नाम स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। क्या होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर जो है इस डिवाइस का नाम होता है, ठीक है बेटा जी। चलिएगा,
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं और देख लीजिएगा। नैरो ल्यूमेन होते हैं, पतला होता है। मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो वाल, कोई वाल इसके अंदर नहीं पाया जाता हार्ट को छोड़कर। और ब्लड इज ब्राइट रेड, रेड जो है इसके अंदर ब्लड होता है। एग्जाम्पल्स देख लेना। आपकी एरोटा होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? एरोटा होती है। और इसके ऊपर एक वाल होता है जिसका नाम एरोटिक वाल होता है। पल्मोनरी आर्टरी होती है जो लंग्स से आती है। उसके बाद जो आपकी कैरोटाइड आर्टरी होती है। कैरोटाइड आर्टरी कौन सी होती है? जो गर्दन में यहाँ पर होती है, ये जो ब्लड को सप्लाई करती है, मेनली ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ऐसे आप मान सकते हो। अपर पोर्शन को जो है सप्लाई करती है। फिमोरल आर्टरी होती है, बड़ी बहुत लंबी आर्टरी होती है, आपकी फिमर बोन, फिमर जो होती है उसके ऊपर होती है, यानी कि आपकी थाई के अंदर जो है ये आर्टरी पाई जाती है। तो इन आर्टरीज के बारे में भी जो आपको पता होना चाहिए। ये आर्टरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कैरोटाइड आर्टरी कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया था, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी है आपकी वेन्स। वे जो ऑर्गन टू हट जाती हैं, यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके जाएंगी। वेन जो होती हैं वो कहाँ किस तरफ ब्लड कैरी करती हैं? आपके हार्ट की तरफ ब्लड कैरी करती हैं। थिन होती हैं, पतली होती हैं, ये ऊपर दिख रही ये है। लो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि देखो बेटा, एक तो हार्ट पंप कर रहा है, एक हार्ट खींच रहा है, तो ब्लड प्रेशर किस में ज्यादा होगा? अब सिंपल मान के चलो, कोई मोटर लगी हुई है, ठीक है। अब एक मोटर में एक नल की खींचने वाली लगी हुई है, एक नल की जो है ऐसे करके पंप कर रही है मोटर। तो किस में ज्यादा प्रेशर मिलेगा आपको? भाई जहां से निकल रही है, यानी कि पंप कर रही है, यहां पर ही तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो बीपी में मिलेगा। और ये क्या है? आर्टरी है। और जो खींच रही है वो क्या है? वेन है। तो वेन में बीपी मिलेगा, ब्लड प्रेशर मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा जी, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। वाइड लूमेन होता है, मोस्टली डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक को छोड़कर। वाल प्रेजेंट होते हैं भी, ठीक है। इसके अंदर ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जो वेन जो होती है उनके अंदर वाल होते हैं। ब्लड जो होता है वो डार्क रेड होता है, ब्लू कलर ब्लड आप मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? CO2 जो है वो प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेना कावा। ये आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट है, एग्जाम में छपने वाला है। लार्जेस्ट वेन होती है ये। क्या वेन होती है बेटा जी? लार्जेस्ट वेन होती है, शरीर की सबसे बड़ी वेन होती है। दो होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ऊपर से जो ब्लड लेके आती है उसको सुपीरियर, नीचे वाला जो ब्लड लेके आती है उसको इन्फीरियर करवा चुका हूं मैं। पल्मोनरी वेन यानी कि जो हार्ट से निकल के आती है, ठीक है। और जगुलर वेन है। ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल हैं, इनको पॉइंट नोट और अच्छे तरीके से करते हुए चलिएगा, ठीक है। सारा कंटेंट, सारे नोट्स, ये तो मतलब शॉर्ट में मैंने दे रखे हैं, इससे भी बेहतरीन नोट्स मेरी ऐप पर आपको मिल जाएंगे सभी पैरामेडिकल एग्जाम्स की। अगर आप पैरामेडिकल की किसी भी एग्जाम की बेटा जी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसका रेशियो जो है ना वो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के किसी भी एग्जाम को दे लेना आप, वो 70-30 का होता है। यानी कि 100% अगर कोई एग्जाम आता है, तो 70% जो एग्जाम आता है, पेपर आता है, वो आता है आपका पैटर्न, यानी कि सिलेबस रिलेवेंट, यानी कि जिस चीज का पेपर है, ट्रेड रिलेवेंट आप बोल सकते हो। जैसे स्टाफ नर्स का देने जा रहे हो तो स्टाफ नर्स का 70% सिलेबस आएगा। एमपीएसडब्ल्यू का देने जा रहे हो तो एमपीएसडब्ल्यू का 70% आएगा, ठीक है। और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, लैब टेक्नीशियन का देने जा रहे हो, तो ये सारा 70% वाला मटेरियल अगर आपको चाहिए ना, तो हरियाणा में तो केवल मेरी ऐप पर मिलेगा आपको, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर हार्ड कॉपी में बुक प्रोवाइड करवा दिया करो। देखो भाई, हार्ड कॉपी में बुक बहुत मतलब बुक का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है बच्चों के पास, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उनको कम कॉस्ट में, अब हमारा प्राइस आपने देख लिया होगा, एन एवरेज 50 रुपए प्राइस है हमारा। बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, खरीद ली, जब मन करता उतने पेज जो है प्रिंट वो करवा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और फिर जो ई बुक्स होती हैं वो एडिटेबल होती हैं, मैं उनमें एडिट करता रहता हूँ। जैसे मान के चलो मुझे पता चला कि ये चैप्टर और आएगा, कल ही को सिलेबस आ जाएगा ऑफिशियल, तो इसलिए ई बुक्स हैं, ठीक है। और ये जो 30% जो बचता है ना बेटा जी, इसके अंदर ये जो 10% आपका है, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर की सारी क्लास में लगा दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पर लगा दूंगा, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर के हमारी बुक है, ई बुक है, नोट्स बेहतरीन है। उसके अंदर सारे तो प्रीवियस ईयर हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, सारी चीज आपको मिलेगी।
बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस के अंदर। अब शायद 29 या 39 रुपए में ये बुक है। उसके बाद 20% जो बचता ना वो सारा बच गया भाई आपका। हरियाणा जीके बच गई, मैथ बच गई, सारा 20% रह गया। तो इनकी भी बुक्स हैं। और साथ में पैरामेडिकल के जितने भी एग्जाम है उनका मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, सभी को मॉक टेस्ट लगाने हैं भी, क्योंकि मॉक टेस्ट के बगैर जो है ना तैयारी पॉसिबल नहीं है। सारी वैकेंसी आएंगी, बढ़िया वैकेंसी आएंगी, पिछली बार से ज़्यादा आएंगी। हो सकता है भाई कोर्ट केस वाला भी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, हाँ पता होगा आपको 24 ग्रुप के कोर्ट केस में जो फैसला आना है वो बहुत खतरनाक आने वाला है। तो हो सकता है। कैपिलरीज देख लेना। कैपिलरीज जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन होती हैं जो दोनों उसको कनेक्ट करती हैं। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत पतली होती हैं, कोई वाल नहीं होता, ब्लड फ्लो बिल्कुल स्लो हो जाता है। ये वो साइट है जहां पर जो है एक्सचेंज होता है आपका ब्लड, यानी कि प्योर इम्प्योर एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है हम कर चुके हैं। उसके बाद कुछ ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनके वाल का स्ट्रक्चर है, ये एनाटॉमी में जो है ना इम्पोर्टेंट है। हम एनाटॉमी क्यों पढ़ते हैं? भी एनाटॉमी हम मेनली स्ट्रक्चर के लिए पढ़ते हैं, फंक्शन के लिए हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर क्या है वो देख लीजिएगा। बस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लड वेसल कितने टाइप की? 3 टाइप की। लेयर भी कितनी होती है इसके ऊपर? 3 लेयर होती है। सिंपल है ये, कैपिलरी को छोड़कर। कैपिलरी में 3 लेयर नहीं होती। ठीक है, 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं देख लीजिएगा। नाम ट्यूनिका सभी में मिलेगा। इंटीमा, इंटीमा यानी कि अंदर वाली, मीडिया यानी कि बीच वाली, और एक्सटर्ना मतलब जो बाहर होती है। यानी कि 3 लेयर है, ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में 3 3 लेयर है। ठीक है, अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, और बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये होती है। और जो कैपिलरी होती है उसमें केवल 1 लेयर होती है, एक लेयर होती है। इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, ब्लड वेसल में 3 ठोक देते हैं, लेकिन वो पूछ लेगा कि कैपिलरी ब्लड वेसल में कितनी लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या होता है, तो वो होता है एंडोथेलियम। क्लियर है भाई? तो इन दो, ये जो पॉइंट्स जो है ना ये बहुत जरूरी हैं आपके एग्जाम्स के लिए। डिफरेंसेस देख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए। ये आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर फीचर दिए गए हैं, ये आर्टरी दी गई है, वेन दी गई है, और जो है कैपिलरी दी गई है। डायरेक्शन दी गई है इसका। आर्टरी की डायरेक्शन क्या होती है आपसे पूछ सकती है, ये अवे फ्रॉम हार्ट होती है, यानी कि हार्ट से बाहर निकलती है। वेन ये टुवार्ड्स टू हार्ट होती है, यानी कि हार्ट की तरफ आती हैं। कैपिलरीज दोनों का कनेक्शन होती हैं। अब मैं बात करूं वाल की, तो आर्टरी अंदर होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, ये इसकी वाल है। ठीक है, और ये थिन होती है वेन। और जो कैपिलरी तो सबसे थिन होती है, क्यों? क्योंकि एक ही लेयर इसके ऊपर जो है पाई जाती है। उसके बाद है भी आपका प्रेशर। तो प्रेशर किस में होगा मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेशर जो है आपका किस में होगा बेटा जी, ये आपका आर्टरीज में होगा, इसमें लो होगा और इसमें सबसे कम होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाल किस में नहीं होते? तो आर्टरी में कोई भी वाल नहीं होता है, और ना ही कैपिलरी में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किन ब्लड वेसल में वाल पाए जाते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं केवल व केवल किस में बेटा जी, वेन्स के अंदर जो ये पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार। ब्लड देख लीजिएगा, इनमें आर्टरी में सभी में ऑक्सीजनेटेड होता है, एक को छोड़कर, पल्मनरी को छोड़कर। इसमें डिऑक्सीजनेटेड होता है, एक को छोड़कर, पल्मनरी को छोड़कर। इसमें क्या होता है बेटा जी, मिक्स होता है, दोनों ब्लड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। फंक्शन क्या है जी, सप्लाई करना, वापस लेके आना ब्लड को, और इसका काम क्या है, एक्सचेंज करना। कैपिलरी का काम क्या है, एक्सचेंज करना। ठीक है भाई, इनको जो है आप याद रखना। कुछ स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जिनको आपको याद करना है, एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछी जा सकती हैं, इनको जरूर देख लेना आप। सबसे पहले है आपकी आर्ट्रियोल्स जो होती हैं। आर्ट्रियोल्स क्या होती हैं, नाम से स्पष्ट है, आर्टरी ओल्स, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स का मतलब होती है बहुत छोटी छोटी आर्टरी। तो स्मॉल आर्टरीज जो होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। उसके बाद होते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स होती हैं जो बहुत छोटी छोटी वेन होती हैं। तो आपसे पूछे जा सकते हैं छोटी वेन्स को हम क्या कहते हैं। एक होती है कैपिलरी, होती है थोड़ी चपटी, चौड़ी चौड़ी। ठीक है, तो ये चपटी जो आर्टरी होती है इनको हम बोलते हैं सिनोसॉइड। सिनोसॉइड जो होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो।
इनको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक होती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कौन सी होती है? जो कनेक्ट करती है किसको? दो कैपिलरी बेड्स को, यानी कि दो कैपिलरी को आपस में जो है कनेक्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पोर्टल वेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक मतलब लीवर की पोर्टल वेन। चलिएगा। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है? तो एरोटा है, जो हार्ट से निकलती है। उसके बाद बहुत सी आर्टरीज के अंदर निकलती हैं। लार्जेस्ट वेन कौन सी है? तो मैंने बताया वेना कैवा। वेना कैवा भी दो टाइप की है, इंफीरियर और सुपीरियर। ठीक है, तो इंफीरियर जो होती है वेना कैवा जो होती है, ये आपकी लार्जेस्ट वेन है। स्मॉलेस्ट वेसल कौन सी है? तो कैपिलरी है। कैपिलरी वेसल पूछिए, आपसे क्वेश्चन पूछिए स्मॉलेस्ट वेसल कौन सी है, तो वो आर्टरी, वेन और कैपिलरी, इन तीनों से पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट आर्टरी पूछे तो वो केवल आर्टरी से पूछ रहा है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्वेश्चन दे दिया स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन सी है, और ऑप्शन ए दे देगा कैपिलरी। ऑप्शन ए क्या दे देगा? कैपिलरी। आप क्या करोगे? कैपिलरी को ऑप्शन ठोक दोगे। अरे उसने ब्लड वेसल स्मॉल थोड़ी ना पूछी है, उसने तो आपसे आर्टरी स्मॉल स्मॉल पूछी है, आर्टरी लार्ज पूछी है। ठीक है, और जो है एक्सचेंज अकर्स इन कैपिलरी। पल्स फेल्ट, पल्स का मतलब जो हम ऐसे करके देखते हैं ना, बुखार वगैरह, पल्स को चेक करते हैं ऐसे, पल्स। तो पल्स कहाँ पर महसूस होती है? तो ये आपकी आर्टरीज के अंदर होती है। तो भी सिंपल सी बात है, बीपी भी कहाँ पर होता है? आर्टरीज के अंदर होता है। तो पल्स भी कहाँ पर होगी? आर्टरीज के अंदर होगी। एक्सचेंज अकर्स, एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे में बदलती कब है, तो ये भी आपकी कैपिलरी में बदलती है। और जो ब्लड रिजर्वियर क्या होती है? रिजर्वियर का मतलब जो सुरक्षित रखती है, इकट्ठा रखती है, तो वो कौन होती है बेटा जी? वो आपकी वेन्स होती हैं। इन पॉइंट्स को जो है आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये आप देख सकते हो सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। हार्ट से आर्टरी, आर्टरी के बाद छोटी छोटी आर्टरीज, इनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। उसके बाद ब्लड चला जाता है कैपिलरी में। कैपिलरीज के बाद छोटी वेन्यूल आती हैं, और उसके बाद वेन आती हैं, और उसके बाद आपका वापस जो है वेन कहाँ पर चली जाती है? हार्ट में चली जाती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अरेंज करें इनको। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाएं ऐसे करके। क्लिनिकल कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला जो है वो है आर्ट्रियो स्लेरोसिस। आर्ट्रियो का मतलब आर्टरी, स्लेरोसिस का मतलब हार्ड होना। आर्टरी का जो मतलब सख्त हो जाना, आप ये मान सकते हो। हार्ड हो जाना क्या कहलाता है? आर्ट्रियो स्लेरोसिस कहते हैं उसको। उसके बाद अभी एथ्रोस्लेरोसिस। एथ्रो का मतलब होता है आर्टरीज के अंदर फैट जमा हो जाना। अगर आर्टरी के अंदर फैट जमा हो, ये डिसऑर्डर्स हैं, आप ये मान सकते हो, ये डिजीज की टाइप है। ठीक है, उसके बाद है वेरिकोज वेन्स। का मतलब होता है वेन का डाइलेट हो जाना, मतलब खुल जाना, थोड़ी चौड़ी हो जाना। ठीक है, डाइलेटेड वेन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिकोज। ठीक है, वेरिकोज वेन। हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब ज्यादा होना, टेंशन ब्लड, यानी कि बीपी का ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, हाइपरटेंशन। हेमरेज क्या होती है? हेमरेज का मतलब होता है ब्लडिंग, मतलब रक्त का निकलना। ठीक है, ब्लडिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं हेमरेज। बहुत बढ़िया। अभी अच्छा, कुछ डिसऑर्डर्स और मैं बता देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। दो तीन है। एक होता है CAD, CAD जिसको हम बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक आर्टरी डिजीज। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें आता है एंजाइना, एंजाइना। ठीक है, एंजाइना। उसके बाद एक होता है आपका हार्ट अटैक। एक मैं यहां पर लिख रहा हूं हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर क्या है? बहुत से, आप तो पैरामेडिकल के में भी आपको पता होगा, लेकिन गांव वगैरह में, शहर में भी मेनली इन लोगों को पता नहीं होता ये डिसऑर्डर कौन सा है। और वो डॉक्टरों की गलत गाइडलाइंस की वजह से, या फिर आप ये कह सकते हो क्योंकि डॉक्टर क्यों बताएगा सच्चाई? वो तो आपको डराएगा, क्योंकि उसको मिलेंगे डराने से पैसे। नॉर्मली आप कभी भी हॉस्पिटल में जाना, जाते ही डॉक्टर क्या करेगा? आपको डराने वाली बातें बताएगा कि 2 मिनट लेट हो जाते तो ये हो जाता, ये नहीं करते तो ये हो जाएगा, हम भी गारंटी नहीं ले सकते। ये दो तीन टर्म है जो आपको चिपकाएगा। क्यों चिपकाएगा डॉक्टर? क्योंकि उसको पता है जब आप डरोगे तभी आप पैसे निकालोगे। क्योंकि डॉक्टर आज के टाइम पर, डॉक्टर का जो
आप ये मान सकते हो सबसे खराब चीजें जो हैं वो हॉस्पिटल्स में होने लगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने लगी। और लोग भी बहुत खतरनाक हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बैठे हैं जिन्होंने टॉप लेवल से नीट क्लियर किया है और अच्छे मेडिकल कॉलेज से उन्होंने क्या किया है, एमबीबीएस की पढ़ाई की है, एमडी की है, उसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। आप जा रहे हो ठप्पा मार किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसकी साफ सफाई देख के, उसकी और चीजें देखकर। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा फर्क है। वहां पर जो डॉक्टर हैं, कोई मलेशिया से कोर्स करके आ गया, कोई श्रीलंका से कोर्स करके आ गया, उनको कुछ आता नहीं है, लेकिन साफ सफाई देख के आप प्राइवेट में जा रहे हो। आपको जरूर एक बार जो है ना, दोबारा कभी भगवान ना करे किसी को कोई तकलीफ हो जाए, हार्ट वगैरह की या कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तो आप एक बार जरूर रीचेक करवाया करो। मतलब मान के चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, किसी को एंजाइना हो गया, मान के चलो एंजाइना होता है, पेन होता है हार्ट के अंदर, ये हार्ट अटैक नहीं होता। डॉक्टर डरा देगा, दो तीन छल्ले डाल देगा, दो तीन सर्जरी कर देगा, आपसे पैसे ऐंठ लेगा। इतनी बड़ी डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन आपसे पैसे लूट लिए। क्यों लूट लिए? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। आपने सोचा प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है, करवा लो भाई। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार जरूर जाओ, रीचेक करवाओ। आपको नहीं पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत एजुकेटेड डॉक्टर वहां पर बैठे हैं, उन्होंने टॉप लेवल से नीट क्वालिफाई किया है, उसके बाद टॉप कॉलेज से उन्होंने जो है एमबीबीएस और एमडी की है। और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठे हैं, वो कहीं विदेश से या कहीं से भी डोनेशन देके जो है उन्होंने डिप्लोमा ले रखा है। तो उनकी क्वालिटी, मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर की क्वालिटी बहुत हाई है। मैं साफ सफाई वाली बात नहीं कर रहा कि बहुत अच्छा आपको फर्श मिलेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, नहीं, लेकिन रियलिटी जो है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो लूटने का तरीका देखो, एंजाइना क्या होता है, ये होता है कंटिन्यूअस पेन इन हार्ट। ये क्या होगा, हार्ट के अंदर जो होगा ना वो क्या होगा बेटा जी, दर्द होगा। अब ये कह सकते हो मीठा मीठा दर्द होगा, इसको हम बोलते हैं एंजाइना। हम डर जाते हैं बहुत ज्यादा, और हम डर गए, हमारा काम बन गया। होता कैसे है सर जी, आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए। जब क्वेश्चन आएंगे तो ही हम इसके जो है ना आंसर दे पाएंगे। होता क्या है बेटा जी, मैं आपको एक चीज बताना और भूल गया, यहाँ पर चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक है, फोर चैम्बर। अब जो ये हार्ट होता है, इसके अंदर हार्ट को चलाने के लिए आपके पास एक होता है जिसका नाम होता है एस ए नोड। ये कल मैं थोड़ा बता के आपको चला गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से इसको पेस मेकर बोलते हैं। वास्तव में हार्ट को चलाने के लिए इस चीज की जरूरत है, ठीक है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जो है हार्ट चलता है। हार्ट किससे चलता है, हार्ट चलता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के सहारे चलता है। और जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करने का काम जो है वो एस ए नोड का होता है। जिसको भगवान ना करे, जिसका एस ए नोड खराब हो जाता है उसको डलता है पेस मेकर। ये आर्टिफिशियल ये आर्टिफिशियल एस ए नोड होता है। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आर्टिफिशियल एस ए नोड होता है। इसका काम ही क्या है, ये एक एल्यूमिनियम की चिप होती है, एल्यूमिनियम की चिप होती है, जो आर्टिफिशियल तरीके से आपकी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा जी। अब होता क्या है सुनिएगा, जैसे यहाँ पर से मैं एरोटा निकाल रहा था और यहाँ से सभी आर्टरीज क्या कर रही थी, प्योर ब्लड लेके जा रही थी ऑर्गन्स के पास, ठीक है। अब हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट को भी तो चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो ही तो एनर्जी बनेगी। तो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हार्ट है, और हार्ट टू हार्ट, हार्ट मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एक आर्टरीज आती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये कोरोनरी आर्टरी, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। वो ब्लड वेसल, वो आर्टरी जो हार्ट मसल्स को, हार्ट टू हार्ट मसल, हार्ट टू हार्ट मसल्स या हार्ट सेल को, हार्ट टू हार्ट मसल ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा जी, इनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर होता क्या है, मेरी सुनिएगा। ये जो आपकी आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी बनी हुई है किससे, कोलेस्ट्रॉल से।
अब होगा क्या, कोलेस्ट्रॉल आपके मान के चलो इसमें बढ़ गया बहुत ज्यादा, या इसमें आ गई ब्लॉकेज, इसमें क्या आ गई, ब्लॉकेज आ गई, हल्का बढ़ गया या फिर ब्लॉकेज आ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, जो सप्लाई हो रही थी हार्ट को, किसकी सप्लाई हो रही थी, ऑक्सीजन की, अब ये ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो एनर्जी हार्ट के पास नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो हार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। अब हार्ट अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो उस टाइम पर जो है हार्ट के अंदर जो है कंटिन्यूअसली पेन होगा, इतना भी तेज नहीं, इतना कम भी नहीं। इसको हम बोलते हैं एंजाइना। ये फर्स्ट स्टेज है, आप ये मान सकते हो, ये हार्ट अटैक नहीं है। नॉर्मली मेडिसिन वगैरह से जो है ये जो ब्लॉकेज है इसको जो है क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। सेकंड केस होता है आपका हार्ट अटैक। इसके अंदर क्या होगा, जो ये कोरोनरी आर्टरी है ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड को जो है आपकी जो हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एकदम से हार्ट जो है अटैक करेगा, अटैक मारेगा, हार्ट में अटैक आ जाएगा। हार्ट एक बार के लिए काम करना बंद कर देगा, एक बार के लिए काम करेगा बंद। इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। वापस फिर जो है सर्जरी वर्जरी जो भी होगी उसके बाद जो है ये काम करना शुरू कर देगा। तीसरा होता है हार्ट फेल्योर, फेल्योर गया, खत्म, टाटा बाय बाय, अब नहीं आएगा, हार्ट अटैक में वापस आ जाएगा, ये तो गया, खत्म, आदमी ही खत्म। फर्क है। अब हमारे साथ क्या होता है, हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, गांव वगैरह शहर में भी लगा लो यार, होता है एंजाइना, और गांव वगैरह में तो बुढ़ी बाटी बैठी रहेंगी, नो कहेंगी फलाना का हार्ट अटैक आ गया था, फलाना का हार्ट फेल हो गया था, वो जिंदा भी ठहगला, उसका फेल ले कर दिया। अरे भाई वो एंजाइना था, हल्का फुल्का दर्द हुआ होगा उसको, डॉक्टर ने उसको करार दिया हार्ट अटैक, डॉक्टर ने हार्ट अटैक बोला, और जो चबूतरे पे लोग बैठे थे उन्होंने उसको फेल ही कर दिया। फर्क है इन तीनों चीजों, ठीक है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आए, हार्ट के केस में तो मेनली मैं बता रहा हूं, हार्ट के केस में कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो आप एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जरूर चेक करवाओ। नहीं तो आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं पाएगी, एंजाइना भी नहीं पाएगा, और आपको बिना बात मतलब जो है ना आपके 2-3 ऑपरेशन जो है करके पैसे लूट के जो आपको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और देखना, बहुत अच्छी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। जब हार्ट अटैक आता है ना तो पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वो आप अपने पास 2 मेडिसिन जरूर रखें। एक मेडिसिन होती है एस्पिरिन, एक मेडिसिन होती है एस्पिरिन, एक होती है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या होती है सुनिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन और एस्पिरिन क्यों दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है ना इसके अंदर होता है नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड ब्लड में जाएगा, ये मेनली जीभ के नीचे रखी जाती है। जैसे ही ये मेडिसिन जीभ के नीचे रखी जाएगी तो ब्लड के अंदर नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, जो ब्लड वेसल जो है, जो ये कोरोनरी आर्टरी जो है इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा, खोल देगा, रिलैक्स कर देगा इसको, तो ब्लड इजीली सप्लाई हो पाएगा। ब्लड सप्लाई होगा तो हार्ट अटैक होने से व्यक्ति बच जाएगा। दूसरी मेडिसिन होती है एस्पिरिन, एस्पिरिन डिस्प्रिन में भी होती है, मैं बताऊंगा। एस्पिरिन जो मेडिसिन होती है ये क्या करती है, ये प्लेटलेट्स को कम कर देती है, यानी कि जो आपका ब्लड है उसको पतला कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो इजिली हो जाएगा और जो है हार्ट अटैक से बच जाएगा। अब क्या होता है, ठप्पा मार लोग होते हैं, एक दो मेडिसिन के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, हर जगह पर पाएंगे, आपके गांव पड़ोस में भी पाएगा, एक दो डॉक्टर बन जाता है वो क्या करता है, मान के चलो किसी को चिकनगुनिया हो रखा है, डेंगू हो रखा है। डेंगू चिकनगुनिया में क्या होता है, पहले से ही प्लेटलेट्स डाउन रहती है, ब्लड पतला रहता है। अब उसको होगा सिर दर्द, उसको क्या दे देगा, वो डिस्प्रिन या एस्प्रिन दे देगा, क्योंकि वो तो ठप्पा मार डॉक्टर है। उस टाइम पर अगर एस्प्रिन डिस्प्रिन दे दी ना, निपट गया, वो अगला निपट जाएगा। तो ये जो मेडिसिन होती है ना इनको बहुत ही समझदारी से लिया जाता है। हर मेडिसिन के पीछे और आगे की हिस्ट्री जो है ना वो चेक की जाती है।
अब नॉर्मली देखा होगा गांव वगैरह में 2-3 मेडिसिन का नाम रट लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ मारते हैं ऐसे करके, ये मैं ले रहा हूँ, ये मैंने छोड़ दिए, ये मैंने कर लिया, अब ये दे दे मेरे को। डॉक्टर सोचता है भाई मैं 7 साल से यहाँ से घिस रहा हूँ और इसने 2 मिनट में मेरे को बता दिया कि ये लेना है, ये छोड़ना है। डॉक्टर भी क्या है, उसके पैसे बन रहे हैं, देगा वो हाई डोज, खत्म, मार देगा वो। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती, वो केवल 2-3 रटी रटाई मेडिसिन याद रखते हैं, तो उनसे बच के रहा करो भाई, खत्म कर देंगे जिंदगी को। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। चलिएगा, तो इन चीजों को जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा चीजें हम नहीं करेंगे। ब्लड के बारे में आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्लास जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, ब्लड का टॉपिक जो है ये हम आगे भी कर पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इसका डिटेल में है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, और जो मेनली जो चीज होती है, ऑक्सीजन है, CO2 है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सभी को सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर कौन? ब्लड होता है भी वो। ठीक है, जो ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। जो ये 12 से 15 ग्राम जो आप पढ़ते हो ना, 14 ग्राम 12 ग्राम, इट इज हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ब्लड 5 से 6, कई बार कह देते हो मेरे में तो इतना खून रह गया, वो खून नहीं रहता भी, वो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। कितना होता है? केवल बॉडी के अंदर जो ना 7% याद करना इसको, 7% पर बॉडी वेट। कई बार ब्लड कैलकुलेट करना चाहता है कि किसी व्यक्ति के अंदर 50 kg वेट है, तो उसके अंदर अनुमानित ब्लड कितना होगा, तो आपसे ब्लड कैलकुलेट करना आ जाता है, ब्लड को कैलकुलेट करना होता है, तो बॉडी वेट के अनुसार होता है ब्लड। ये वैल्यू जो 5 से 6 लीटर होती है फिक्स नहीं होती। मान के चलो कोई 50 किलो का व्यक्ति है, तो उसमें ब्लड कितना होगा? 50 × 7, 7% है, तो बटे में 100, तो 0 से 0 गया, 5 × 7 = 35, यानी कि 3.5 लीटर इसके अंदर ब्लड होगा। अब मैं हूं, मेरे अंदर वेट है 90 किलो, तो 90 × 7/100, 0 से 0 7 × 63, यानी कि 6.3 लीटर। तो मेरे अंदर कितना देखो, 6.3 लीटर, और जो 50 किलो का व्यक्ति था उसके अंदर कितना था? उसके अंदर था आपका 3.5 लीटर। कितना डिफरेंस हो गया? हुआ या नहीं हुआ? तो ब्लड हमेशा परसेंटेज होती है पर बॉडी वेट की, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ब्लड जो होता है हल्का एसिडिक, सॉरी बेस नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, खट्टा मिलेगा आपको, सॉरी कड़वा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ब्लड का जो पीएच वैल्यू जो होती है ये 7.4 होती है। ठीक है, 7.35 टू 7.45 इतनी होती है, ये इतनी ही रहती है, इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, निपट जाएगा व्यक्ति। फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वाटर को, इन सभी का जो फंक्शन जो है वो क्या करता है? ब्लड करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, पीएच बैलेंस बनाता है, ये सारे काम जो है ये करता है। प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि इम्यूनिटी, क्योंकि इसके पास सेल हैं जिनका नाम है WBC। ठीक है, और जो है एंटीबॉडीज, ये दोनों की दोनों जो है इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं। ब्लड क्लोटिंग में भी सहायता करता है ब्लड, क्योंकि ब्लड के पास एक सेल है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, ये जो हैं ब्लड को रोकने में या क्लोट करने में जो है सहायता करती हैं। अब एक बार के लिए ब्लड की कंपोजिशन के बारे में मैं बता देता हूं। जो आपका ब्लड जो होता है ना, ये इसके अंदर कुछ पार्ट लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। जो सॉलिड पार्ट जो होता है वो आपका 45% होता है, और जो लिक्विड पार्ट जो होता है वो आपका 55% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं सर जी? तो ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। और ब्लड के सॉलिड पार्ट्स को ब्लड कार्पल सेल्स बोलते हैं, जिसके अंदर RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आती हैं, प्लेटलेट्स आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ब्लड के सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं, ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं। सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, लिक्विड पार्ट कौन से होते हैं, कितनी परसेंटेज इनकी जो है होती है। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं ब्लड किन से मिलकर बना है? ब्लड जो है प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्पल सेल से मिलकर जो है ये बना है। इस पॉइंट को जो आपको याद रखना है। उसके बाद जो ये ब्लड जो होता है, इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट जो है, जो 55% पाया जाता है, वो कौन होता है? प्लाज्मा होता है।
येलोइश कलर का पिगमेंट होता है, येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है, जो मेनली वाटर यानी कि 90 से 92% वाटर इसके अंदर होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन जैसे एल्बुमिन प्रोटीन इसी के अंदर होता है, तो प्रोटीन मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन जो होता है ना, वो है आपका एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में सहायता करता है। ऑस्मोटिक, कोई भी चीज एब्जॉर्ब होती है ना, यानी कि अवशोषित होती है, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑस्मोसिस आपने वर्ड सुना होगा, वाटर किसी भी चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब होता है, निकलता है, तो वो प्रोसेस जो होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। तो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एल्बुमिन करता है। दूसरा जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन एक इम्यूनिटी क्रिएटर होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो इम्यूनिटी बनाता है। तीसरा जो प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है वो फाइब्रिनोजीन होता है। फाइब्रिनोजीन जो ब्लड के अंदर फाइबर बना के जब हमारा कट लगता है तो फाइबर बन जाते हैं, जिससे ब्लड क्लोटिंग होती है। तो ब्लड क्लोटिंग में बहुत सी चीजें रोल अदा करती हैं, वो सारी बातें जो है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट देख लेना इसके अंदर। फॉर्म्ड का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो 45% पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अच्छा, प्लाज्मा का काम क्या होता है सर जी, ये मैं बता देता हूँ आपको। वैसे मैं बता रहा था, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। सॉरी, इसी क्लास में बताया था कि ब्लड का जो चैप्टर है वो हम पूरा माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे क्या शेप होती है, क्या साइज होती है, आरबीसी कैसे पहचाननी है, प्लाज्मा कैसे पहचानना है, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा निकाल देंगे तो क्या होगा, आरबीसी को निकाल देंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएंगी घट जाएंगी, ये सारी चीजें हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारे पास ये। यहाँ पर हम केवल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो जो आपकी सेल्स जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। एक तो होती है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल सेल्स। एक होती है आपकी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स। एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। ये तो आपकी के नाम हो गए कॉमन नेम, लेकिन इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, याद करना। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट यानी कि ई से याद रखना, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। इन पॉइंट्स को आप याद रखना, ये नाम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ई एल टी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इधर देखना, जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी, आरबीसी जिनको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इनका शेप जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अच्छा, एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं बता रहा हूँ। इस धरती पर कोई भी ऐसी सेल नहीं है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो टाइप की सेल होती हैं, यूकोरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो सिंपल सी बात है, अगर सेल ही नहीं है, सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है सेल की। हमारी सेल की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, यूकोरियोटिक जो होती हैं, यूकोरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितनी भी सेल उनमें न्यूक्लियस होता है, मस्ट है। लेकिन हमारी आरबीसी के अंदर यानी कि ह्यूमन की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अभी, ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो वो आरबीसी है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। कितने दिन जीतती है सर जी? तो ये 120 दिन जीतती है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, ब्लड की जितनी भी सेल है ना, ये जितनी भी ब्लड सेल है, ब्लड सेल, इनकी फॉर्मेशन की अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि ये बनती कहाँ है, तो आपको आंसर करना है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर जो अस्थि मज्जा जो होता है, ये बोन है, बोन के बीच में जो लिक्विड होता है उसमें बनती है हर सेल। और कुछ दिन बाद ये मर जाती हैं, जैसे आरबीसी 120 दिन बाद मर जाती हैं, डब्ल्यूबीसी 7 दिन बाद मर जाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स 4 दिन ही जीतती हैं। तो इस प्रकार से इनकी लाइफ स्पैम होती है। तो आरबीसी की लाइफ स्पैम कितनी होती है? 120 दिन। सबसे ज्यादा जीने वाली सेल यही होती है, ब्लड की बात कर रहा हूं मैं। और ये मरती कहां पर है सर जी? फिर मतलब खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल, ये क्या होंगी, ये डेड हो जाएंगी
जो जो जगह जो होगी जहां पर ये मरेंगी उसको हम बोलेंगे स्प्लीन। स्टेमक के साइड में बीन लाइक स्ट्रक्चर एक आपको मिलेगा, उसको हम बोलेंगे स्प्लीन। यहां पर जाकर ये मर जाएंगे। क्लियर है? तो स्प्लीन में जाकर जो है ये क्या हो जाती है बेटा जी, मर जाती है। इसलिए इसको जो ना रक्त का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड जो है इसको हम बोलते हैं। कितनी होती हैं? तो 4.5 से 5 मिलियन होती हैं, इनकी 45 से 50 लाख जो है ये पाई जाती हैं। 50 लाख जो है ये पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा जो है इनकी संख्या होती है। डिटेल मैं बता चुका हूँ, और डिटेल में इसको करेंगे। ऑक्सीजन कैरी करती हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो मेन काम इसका ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना ही होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, यानी कि वो चीज है ये जो आयरन से मिलकर बनी हुई है। नॉर्मल मेल के अंदर 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये पॉइंट पूरा याद रखना, पर डेसीलीटर, पर डेसीलीटर, इसको जरूर याद रखना। अच्छा एक चीज सुनो मेरी बात, मैंने कहा ब्लड जो होता है, ब्लड ब्लड के अंदर जो होती है वो होती है आरबीसी, और आरबीसी की फॉर्मेशन किससे होती है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन से। किससे बना होता है? आयरन से। अब इन सभी की कमी से देखो, कई बार आपने एक डिसऑर्डर पढ़ा होगा जिसका नाम है एनीमिया। वैसे एनीमिया बहुत टाइप का होता है, मैं डिटेल में आगे कराऊंगा। माइक्रोबायोलॉजी में हम बेहतरीन तरीके से, पैथोलॉजी में और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, आरबीसी की ब्लड की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है। रूट एक ही है, एक ही चीज। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको जो है याद रखना। तो हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से मिलकर बना होता है। डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सभी में होता है, बस केवल आरबीसी को छोड़कर। ठीक है? स्प्लीन, इसकी टाइम और 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स तो नहीं होता, 4 दिन लिख लेना इसको। ठीक है, 4 दिन के करीब होते, ज्यादा इसका लाइफ स्पैन नहीं होता। ठीक है? काउंटिंग 4,000 से 11,000 होती हैं। बॉडी के डिफेंस सेक्टर को बढ़ाना, यानी कि इस ये इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं? इम्यूनिटी बढ़ाना जो है काम है इसका। इसीलिए इसको आर्मी ऑफ बॉडी बोला जाता है। आर्मी ऑफ बॉडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फाइट फ्रॉम डिजीज, रोगों से लड़ने का काम जो है वो किसका है? ये डब्ल्यूबीसी का। अच्छा एक बात याद रखना, एक बीएसएफ ऑफ बॉडी होती है, बीएसएफ ऑफ बॉडी। बीएसएफ ऑफ और बॉडी जो है वो किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है विटामिन को। क्यों बोला जाता है सर जी? क्योंकि विटामिन का काम है प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। प्रिवेंट, प्रिवेंशन का काम किसका है? रोगों से रोकने का काम किसका है? विटामिन का। लेकिन रोगों से लड़ने का काम किसका है? फाइट फ्रॉम डिजीज काम किसका है? फाइट टू डिजीज, यानी कि रोगों से लड़ने का काम किसका सर जी? ये काम है आपकी डब्ल्यूबीसी का। जैसे हमारी आर्मी लड़ती है, बीएसएफ केवल बॉर्डर पर रक्षा करती है, तो रक्षा करना विटामिन का काम, लड़ना डब्ल्यूबीसी का काम। डब्ल्यूबीसी की टाइप होती है, इंपॉर्टेंट है कर लेना। एक ग्रेनुलोसाइट होती है, ग्रेनुलोसाइट की भी टाइप होती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया डिफेंस करती हैं, बैक्टीरिया से बचाने का काम किनका है? न्यूट्रोफिल्स का है। उसके बाद जो है इजिनोफिल्स होती हैं, जो एलर्जी और पैरासाइट से बचाने का काम किसका है? इजिनोफिल्स का है। बेसोफिल्स जो होते हैं वो स्टामाइन और हेपेरिन जो होती हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे बचाने का काम इसका है। दूसरे टाइप का जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको हम जो है एग्रानुलोसाइट्स बोलते हैं। और और जो होती हैं वो आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती हैं। मोनोसाइट सबसे बड़ी, सबसे यानी कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। और लिम्फोसाइट्स जो होती है वो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। ये पॉइंट भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इम्यूनिटी बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में लिम्फोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है? उसके बाद अभी आपका प्लेटलेट्स, जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। 7 से 10 दिन इनका जीवन काल होता है। 1.5 लाख से 4 लाख तक जो है ये होती हैं। उसके बाद अभी हमारे पास फंक्शन क्या है? तो हमें पता है ब्लड
को गाढ़ा करने का काम, ब्लड को क्लोट करने का काम, जो वो किसका है, इसी का, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को जमाना। अच्छा देखो एक बात याद रखना, जैसे मुझे कट लग गया, ये ब्लड निकलेगा, थोड़ी देर बाद अपने आप जम जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। यानी कि शरीर से बाहर ब्लड का जमना क्लोटिंग कहलाता है। एक होता कोएगुलेशन, कोएगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन क्या होता है, रक्त का शरीर के अंदर जमना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, अंदर शरीर के अंदर जो है ब्लड का जमना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर या बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो है जमना क्या कहलाता है, ये आपका बता कोएगुलेशन। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, शरीर के अंदर जब ब्लड है तो वो जमता नहीं है, जैसे ही बाहर आ जाता है यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो जम जाता है, क्यों, ऐसा क्या है। तो बेटा जब शरीर के अंदर ब्लड रहता है ना, तो उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन, इंपॉर्टेंट अभी, हिपेरिन प्रोटीन, ये प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है हिपेरिन प्रोटीन भी। ये जो हिपेरिन प्रोटीन जो होता है ना, इसी का काम है रक्त को जमने से रोकना, रक्त को जमने से रोकना। जब शरीर के अंदर रक्त होता है तो उसको जमने से रोकने का काम जो होता है वो किसका होता है, हिपेरिन का ही होता है। जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो इपेरिन इनएक्टिव हो जाता है। अब इपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड जो है बाहर आते ही जो होगा वो जम जाएगा। अब जमने में बहुत सी चीजों का रोल अदा होगा, किस किस का, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, फाइब्रिनोजिन एक, प्रोथ्रोम्बिन दो, इपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन ना सॉरी फाइब्रिनोजिन, अच्छा 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 अच्छा, विटामिन के, विटामिन के, कैल्शियम एंड आपका प्लेटलेट्स। यानी कि ये पांच चीज ऐसी हैं जो आपके ब्लड को क्लोट करने में सहायता करती हैं। ये दो प्रोटीन है, ये दोनों की दोनों प्रोटीन है, ये एक विटामिन हो गई, ये एक एलिमेंट हो गया, और ये एक ब्लड वेसल हो गई, ये क्या हो गई, ब्लड वेसल हो गई। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड को क्लोट जमाने वाला, क्लोट करने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो ये प्रोटीन है, ये विटामिन है, ये एलिमेंट है, और ये ब्लड वेसल है। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो अलग अलग आंसर आपको देना है, बस इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है भाई। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा एलिमेंट सहायता करता है, और ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन विटामिन के दे रखा हो, तो आप के मत करके आना, फिर आपको आंसर करना एलिमेंट कैल्शियम। आपसे पूछे ब्लड क्लोट करने में कौन सा ब्लड वेसल सहायता करता है, सॉरी कौन सा ब्लड सेल सहायता करता है, ब्लड कार्पल सेल सहायता करता है, तो उस टाइम पर आपको कैल्शियम नहीं करना आंसर, उस टाइम पर आंसर करना आपको प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीजें ब्लड को क्लोट करने में सहायता करती हैं। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हेमोपोइसिस, यानी कि ब्लड का निर्माण होना। तो ब्लड का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सबका। एक बात याद रखना, बोन मैरो जो है ना 4 ईयर के बाद बनती है, बच्चे के अंदर बोन मैरो नहीं होती। तो उस टाइम पर हिमोपोइसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो लीवर के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना भैया पॉइंट। ठीक है, बच्चों के अंदर ब्लड का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है भी, वो आपका लीवर के अंदर होता है। साइट्स देख लेना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये रेड बोन मैरो के अंदर बनती हैं। कुछ लिम्फोसाइट्स होती हैं डब्ल्यू, ये लिम्फ नोड्स के अंदर या स्प्लीन के अंदर भी बनती हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में याद रखना, अब हमारा ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। अब देखो इसको भी माइक्रोबायोलॉजी में हम डिटेल से करेंगे भाई, लेकिन यहाँ पर भी कर लेते हैं, क्लास का समय बहुत ज़्यादा हो गया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और हो जाएगा लेकिन कर लेते हैं हम। देखिए हमारे पास ब्लड ग्रुप जो होता है उसका नाम होता है एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप की टाइप होती है। तो हमारा किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ। हम नॉर्मली देखा होगा आपने, ब्लड ग्रुप ये होता है, ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, या ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा। यानी कि ए बी और ओ से मिलकर कोई ब्लड ग्रुप बनता है, इसलिए एबीओ नाम है। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, जब
स्टार्टिंग में देखिए ब्लड ग्रुप को देने वाला व्यक्ति जो था ना वो कौन था, कार्ल लैंडस्टीनर था, लैंडस्टीनर। अच्छा एक बात याद रखना, जो ये कार्ल लैंडस्टीनर था ना इसने ब्लड ग्रुप को दिया नहीं था, ब्लड ग्रुप तो बहुत पहले से थे। अब ऐसा थोड़ी ना कार्ल लैंडस्टीनर 1500 में आया तो 1500 में या 1600 में जब भी आया तब तब ही ब्लड ग्रुप बने, नहीं पहले से ही हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग टाइप का ब्लड था। लेकिन इसने इस चीज की आप ये मान सकते हो डिस्कवरी की, इन्वेंशन की, अरे ऐसा है। पहले लोग सोचते थे सबका एक सा है, नहीं, पहले लोग जीन्स के आधार पर, जेनेटिक्स के आधार पर पता कर लेते थे कि ये इस खून का आदमी है, ये इस खून का आदमी है। बाद में उसने ब्लड ग्रुप को, जो पहले लोग हमारे मतलब पूर्वज जो थे वो ऐसे मानते थे, हाँ भाई यो स्पीड डिस आया है, यो स्पीड डिस आया है, ऐसे करके इसका यो ऐसे ब्लड ग्रुप अंदाजा मारा करते। फिर इसने ब्लड ग्रुप को ए बी सी डी में बैठ दिया। तो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है बहुत अच्छे से सुनिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन इसके बाद इसका एक मित्र आया जिसका नाम था विनर, विनर, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर, इन दोनों ने मिलकर ब्लड ग्रुप का एक चीज और डिस्कवर की जिसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर। अच्छा एक बात याद रखना, जब जैसे ही आर एच फैक्टर आया ना तो अब ब्लड ग्रुप चार प्रकार का ना होकर अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। यानी कि जैसे ही मित्र आया कार्ल लैंडस्टीनर का तो अब ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 8 प्रकार के हो गए। पहले तो हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे, ए बी और ओ। अब आप कहोगे सर ये आर एच फैक्टर क्या है। देखो बेटा, विनर है ना, एक बंदर को पालता था जिसका नाम था रिसस मंकी, रिसस प्रजाति का एक मंकी होता था, उसको पाला जाता था। तो उसने उस रिसस बंदर के ब्लड के अंदर एक अलग टाइप का प्रोटीन डिस्कवर किया जिसको उसने नाम दिया आर एच फैक्टर। जिसके पास बंदर के अंदर पाया गया वो जो प्रोटीन था उस व्यक्ति को उसने करार दिया पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, और जिसके पास नहीं था उसको करार दिया नेगेटिव वाला। यानी कि ये जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है ना इन सभी में तीसरी टाइप का प्रोटीन पाया गया और वो बंदर वाला प्रोटीन। ठीक, टेंशन मतलब सुनियो, बी पॉजिटिव, इधर आ जाओ भाई, एक थ्योरी बता रहा हूं भाई वो सुनियो। देखो मैंने क्या कहा अभी अभी, जो कार्ल लैंडस्टीनर था ना इसने केवल ब्लड ग्रुप को एबीसीडी में नाम दिया है, ब्लड ग्रुप पहले से ही था। दो तीन बातें लिख रहा हूं मैं ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो किसी भी ब्लड के अंदर दो टाइप के दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। किसी भी ब्लड के अंदर कितने प्रकार के, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन होता है एंटीजन, एंटीजन, और एक प्रोटीन होता है बेटा जी एंटीबॉडी। बहुत बढ़िया भाई, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। इधर भी एक बात नोटिस करने की है, जो आपको नोटिस करनी है, इसने क्या किया, जो प्रोटीन जो है ना, एंटीजन जो होते हैं ना वो भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसने क्या किया, एंटीजन को मान लिया ए और दूसरे एंटीजन को मान लिया बी, और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसने क्या किया, अब की बार स्मॉल लेटर में ले लिया, एंटीबॉडी एक मान ली ए और दूसरी मान ली स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। दो प्रकार के प्रोटीन से कितने प्रकार के प्रोटीन बन गए, चार। एक बार समझ लो भाई, सुन लो मेरी बात, समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या है बताता है, ये दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो एंटीजन होगा, जिस व्यक्ति के पास जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। जो एंटीजन, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, वही क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा, बोला मतलब ये है, किसी के पास ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है जी, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। इसने कहा कि जिसके पास जो एंटीजन होगा ना वो एंटीबॉडी उसके पास नहीं होगा। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी और एंटीबॉडी
एक दूसरे के अपोजिट होंगे भाई, एक दूसरे के विपरीत होंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये नोट कर लीजिएगा। एक दूसरे के विपरीत होंगे, कहने का मतलब ये है सर जी, रेड पेन से लिख देता हूं, ए के साथ ए नहीं आ सकता, बी के साथ बी नहीं आ सकता। यानी कि किसी भी ब्लड की फॉर्मेशन जब होगी जब ए के साथ बी, ये कैपिटल और स्मॉल समझ रहे हो, कैपिटल एंटीजन, स्मॉल एंटीबॉडी, एक टाइप के नहीं होंगे, ए नहीं होगा, ए ही एंटीजन ए ही एंटीबॉडी नहीं होगा, ए के साथ बी आएगा, बी अगर है तो उसके साथ ए आएगा, ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। नोट करके लिख लो, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, सेम एंटीजन और एंटीबॉडी मिले तो रक्त अंदर जम जाएगा, अंदर जम जाएगा। अंदर जमने को बोलते हैं कोएगुलेशन। जो मैंने बताया था ना, ब्लड का अंदर जमना क्या कहलाता है, कोएगुलेट हो जाएगा ब्लड, और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। और व्यक्ति की क्या हो जाएगी बेटा जी, मृत्यु हो जाएगी। अब आप कहोगे सर जी मतलब कहने का क्या मतलब, ये चीज कहां पर काम आएगी, ये चीज काम आएगी ब्लड डोनेशन के अंदर, ब्लड डोनेशन के अंदर। यानी कि आपने सुना होगा कभी भी ब्लड डोनेशन करते हैं हम तो ब्लड ग्रुप जरूर चेक करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, वो इसीलिए चेक करते हैं कहीं सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी ना चली जाए। सुन लो, ब्लड ग्रुप बनाएंगे अब, इधर आ जाओ। एक टेबल बना रहा हूं मैं, गारंटी लेता हूं कभी ब्लड ग्रुप गलत नहीं करोगे आप। एक टेबल बना रहा हूं, सुन लो यहाँ पर, इधर आ जाओ, सारा ध्यान इधर होना चाहिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप, यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटीजन, कौन सा एंटीजन होगा, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटीबॉडी, कहां कौन सी एंटीबॉडी होगी इस ब्लड ग्रुप में, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं किसको दे सकता है, दे सकता, यानी कि किसको डोनेट कर सकता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ले सकता, यानी कि किससे ले सकता है, ठीक है। ये एक बन गई टेबल, ये बन गई एक टेबल, ठीक है। मृत्यु कट गई, कोई दिक्कत नहीं है, मरने नहीं देंगे किसी को, मृत्यु को दिया मैंने अब काट, क्योंकि मरने देना ही नहीं है हमें। एंटीजन और एंटीबॉडी को सेम नहीं करना है। अब हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने हैं, चार भी, या तो ब्लड ग्रुप होगा ए, इधर देखिएगा, या तो ब्लड ग्रुप होगा ए, या ब्लड ग्रुप होगा बी, या ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और या होगा ओ। वैसे ये ओ नहीं है, ये जीरो है, समझ लो बस समझने के लिए। अब मैंने क्या कहा, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन ये कह रही थी कि जो एंटीजन होगा, मैंने पहली तो यही कह दी, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जी आपने जब रूल ही बता दिया तो अब हमारा रह क्या गया, बी ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या होगा, ए होगा जी, बी में एंटीजन क्या होगा जी, बी होगा, ए बी में क्या होगा, अब ए बी में एंटीजन कौन सा होना चाहिए, जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कौन सा, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों जो होंगे ना एंटीजन होंगे, ए और बी दोनों एंटीजन होंगे। अब आ गया वो, सर आपने तो ये कहा था जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप तो ओ है, लेकिन एंटीजन तो ए और बी ही होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन, नो एंटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, यहीं से पॉइंट बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से छपेगा, यहीं से आएगा, नहीं होगा कोई भी। अब भाई अब क्या करें सर, अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तो सर आपने ये कहा था रूल के अंदर तो कि सेम नहीं होने चाहिए, सेम हो गए तो फिर वही टन 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 टनाटन हो जाएगा, रोला हो जाएगा भाई, यानी कि गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि अब ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी सर जी, तो एंटीबॉडी होगी बी, एंटीबॉडी को स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी सर जी, ए। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर अगर एंटीजन, एंटीजन ए भी है और बी भी है, अब एंटीबॉडी क्या होगी सर जी, अब नहीं होगी भाई। यहां पर अगर कोई एंटीबॉडी आ गई ना, यहां पर अगर कोई एंटीबॉडी आ गई तो वही लफड़ा हो जाएगा,
मिल जाएंगी सेम सेम, सेम सेम कोएगुलेशन, कोएगुलेशन डेथ, ब्लड क्लॉट, व्यक्ति मर जाएगा। एंटीजन ओ, सॉरी, ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन कोई नहीं है तो अब एंटीबॉडी दोनों रख लो, क्या दिक्कत, हमने तो मिलन नहीं देनी है, तो ए बी और बी बी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत जानदार भाई। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी क्या कुछ होता है तो बता दोगे? रटना नहीं है, केवल सीखना है। इधर आ जाओ। किसको दे सकता है? हर कोई अपने को दे सकता है, अपना ब्लड अपने से दे ही सके बस, अपना ब्लड अपने को दे सकता है। यानी कि ए किस किस को दे सकता है? देखो बेटा, ए को दे सकता है, बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। ले भी अपने अपने सभी सकते हैं, ए से ले सकता है, बी बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओ किसको दे सकता? अब एक बात सुनो भाई, यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो एक बात बताओ, अगर ये किसी से ब्लड ले तो क्या ब्लड कोगुलेट होगा? कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ए से लेगा तो होगा? नहीं होगा। ए कुछ नहीं है, नहीं होगा। बी से नहीं होगा, ओ से नहीं होगा। यानी कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब एंटीबॉडी ना होने की वजह से, कितना अच्छा पॉइंट बन रहा है देखो, एंटीबॉडी ना होने की वजह से ये यूनिवर्सल रिसेप्टर हो जाएगा, सरोग्राही सबसे ब्लड ले सकता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस वजह से ए बी को ही सरोग्राही कहते हैं? यानी कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसिप्टर किसे बोलेंगे भाई? किसको बोलेंगे भाई? सरोग्राही किसको बोलेंगे? सरोग्राही बोलेंगे आपके ए बी को। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके पास ठिंगा एंटीबॉडी है, कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, कौन किसके साथ लड़ेगा? लड़ने का कोई है ही नहीं। दूसरा, इधर नोट करो भी एक बार, किसकी तरफ? इसकी तरफ नोट करो, ओ की तरफ। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन ही नहीं है तो ये बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति है, किसी को भी देगा, सब नु कह देंगे आजा तू, क्यों? जिसके पास एंटीजन उड़े तो लठ बाजने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई संभावना है ही नहीं, नहीं है तो ये किसी को भी दे सकता है। यानी कि इसके पास अगर एंटीजन नहीं है तो ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, सरोदाता। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, सबको देने वाला कौन है? ओ। सबसे लेने वाला कौन है? ए बी। अब आ जाओ इधर, खेल खत्म हो गया, बहुत सी चीजें खत्म हो गई। दे सकता है, किसको दे सकता है? ए किसको दे सकता है? लेने के लिए कौन तैयार है? ए बी तैयार है। ए बी सभी से ले सकता है, ए बी सभी से ले सकता है, ए बी सभी से ले सकता है, ए बी तो ए बी से लेगा ही अपने आप तो, ए बी सभी से ले सकता है, ठीक है? ए बी सभी से ले सकता है, यानी कि सब इसको दे सकते हैं, बात एक ही, तो गंगाधर ही तो शक्तिमान है, ले सकता है। वो डोनर है, डोनर है तो सबको देगा, देगा या नहीं देगा? तो ओ से सभी ले सकते हैं, ओ से सभी ले सकते हैं, ओ से सभी ले सकते हैं, ओ से ले ही लेगा, खेल खत्म। हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वैसे ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी करके देख लेना, ठीक है? तो ये वाला कंसेप्ट अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे ना कमेंट कर दो, आपने फोन पर समझाऊंगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। अब कहोगे सर जी ये तो 4 ही ब्लड ग्रुप हुए, आप बता रहे हो 8, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आ जाओ। अब आएगा रिसस, आरएच सिस्टम, आरएच फैक्टर प्रेजेंट पॉजिटिव, आरएच फैक्टर absent नेगेटिव। आरएच फैक्टर है क्या? सुन लो, मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था विनर, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था बेटा? विनर। इसके पास था एक बंदर जिसका नाम था रिसस बंदर। अब इस रिसस बंदर के अंदर क्या पाया गया? थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन, 2 टाइप के प्रोटीन तो सबके अंदर हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी।
लेकिन तीसरे टाइप का प्रोटीन हर किसी के पास नहीं है। जिसके पास ये थर्ड टाइप का प्रोटीन है उसको हम बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। जिसके पास ये थर्ड टाइप का प्रोटीन नहीं है उसको हम बोलेंगे आर एच नेगेटिव। यानी कि जिसके पास बंदर का खून है वो पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कौन इम्पोर्टेंट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी बहुत बड़ा रोल होता है। अभी देखो यहाँ पर लट बज गया था, एक बार दिक्कत बन गई थी, तो उस टाइम पर सॉल्यूशन करने के लिए ना मुझे बुलाया गया था। 1500 पहले की बात है, बहुत साल पहले की, साइकिल लेके गया था मैं। तो हुआ क्या था मेरी सुनो। उस टाइम पे दिक्कत होगी, दिक्कत ये होगी पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया। अब आगे बोला भाई ये यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन होगा। भी ओ के तो दो हो गए, एक ओ नेगेटिव हो गया एक ओ पॉजिटिव हो गया। सेम ऐसे ए बी के भी दो हो गए, एक ए बी पॉजिटिव हो गया एक ए बी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर होगी दिक्कत। तब मुझे बुलाया गया था। मगर सुनो मेरी बात, लड़ाई करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, सारे भाई भाई, ठीक है, हिंदू चिन्नी भाई भाई। एक काम कर, तू तो बोले रिसीवर और तू बोले डोनर। तू क्या बोले, डोनर। मैंने सॉल्यूशन कर दिया था, समाधान कर दिया था, पहले बंदर बुंदर ने देख लेंगे बाद में। जो रिसस बंदर है उसको देखेंगे बाद में। पॉजिटिव कौन, पॉजिटिव कौन, पॉजिटिव आपका, पॉजिटिव कौन, पॉजिटिव आपका ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिप्टर और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। खेल खत्म, पैसा हजम, जाओ अपने घर। ये ओ नेगेटिव है ना, ये ओ नेगेटिव है ना, ये बड़ा गंदा खेल खेलता कई बार। ये ओ नेगेटिव है ना, ये ओ नेगेटिव इसके नाम है। एक तो हो गया यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। इसने गड़बड़ क्या की, सुन लो मेरी बात, क्या गड़बड़ की। मैं गया, मैंने कह दिया चल भाई तू गलत लिख दिया यार, बता नहीं रहे। यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, सबको दे सकता है। मैंने इसको बना दिया यूनिवर्सल डोनर, लेकिन इसने एक गड़बड़ी करी। यो क्या बोलिया, बोला सुनो भाई, मैं दे तो सबसे सकता हूँ, ले ले किसी से भी नहीं सकता। जो सबको दे सकता वो किसी से ले नहीं सकता, जो सबसे ले सकता वो किसी को दे नहीं सकता। ये पॉइंट आपने यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो दोबारा कर लो। जो सबसे ले सकता वो किसी को दे नहीं सकता, जो सबको दे सकता वो किसी से ले नहीं सकता, खुद खुद से लेगा, खुद खुद से लेगा। तो इसके साथ क्या बनी, नॉर्मली क्या हुआ, जब यो आर एच फैक्टर बनाया ना, जब मैं गया तो मैंने जब समझौता करवाया कि भाई पॉजिटिव यो रख लो नेगेटिव यो रख लो, जिसका पास आर एच फैक्टर है यानी कि बंदर का खून है वो पॉजिटिव रख लो, जिसके पास नहीं है वो नेगेटिव रख लो। दिक्कत यहाँ पर बन गई, इसका सॉल्यूशन मेरे पे भी नहीं आया तो मैं भी छोड़ आया था। ठीक है, अब सुनो, अब देखेंगे। अब 20 मतलब 200-300 साल हो चुके, अब देखेंगे, सुनो मेरी बात। यहाँ पर हुआ क्या, देखो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये आपस में एक दूसरे से ले सकते हैं दे सकते हैं। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ये भी ले सकते हैं दे सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ओ नेगेटिव बोला कि सुन भाई, मैं दे तो सभी से सकता हूँ लेकिन लूंगा मैं ओ पॉजिटिव का भी नहीं, ओ पॉजिटिव से भी नहीं लूंगा, ओ पॉजिटिव से भी नहीं लूंगा। इसलिए इस ब्लड ग्रुप को क्या घोषित कर दिया, इमरजेंसी, इमरजेंसी ब्लड ग्रुप घोषित कर दिया। रेयर ब्लड ग्रुप, बहुत कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप जो है किसको घोषित कर दिया, इसी को घोषित कर दिया। क्यों, नॉर्मली आपने देखा होगा यू की है, दे तो सब दे सका आप, आंख बंद करके दे दो सब ले लेंगे इसने, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप देखोगे ना मेडिकल के अंदर, एम्बुलेंस वगैरह में या कहीं पर भी ओ नेगेटिव बहुत ज़्यादा मिलेगा, डिमांड मिलेगी इसकी। क्यों, क्योंकि ये सबको दे सकता है। कोई पेशेंट आया, मान के चलो उसका एक्सीडेंट हो रहा है, वो मरने के कगार पे है, अब उसका ब्लड ग्रुप चेक करोगे या फिर उसका ट्रीटमेंट करोगे, तो उसको सबसे पहले तो ब्लड लॉस हो रखा है तो उसको ब्लड दोगे, तो ब्लड दोगे तो कौन सा दें, चेक तो नहीं करेंगे वहां पर, तो फिर उसको क्या करेंगे, आंख बंद करके वो नेगेटिव दे देंगे, चल बेटा। क्यों ओ पॉजिटिव क्यों नहीं दिया, क्योंकि ओ पॉजिटिव इसलिए नहीं दिया, ओ नेगेटिव नहीं ले पाएगा, अगले का ओ नेगेटिव निकला तो गड़बड़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसलिए इसको क्या देते हैं, यूनिवर्सल इमरजेंसी रेयर ब्लड ग्रुप की संज्ञा देते हैं। प्रेगनेंसी में भी रोल अदा करते हो। अगर मम्मी पापा भाई अपा शादी तो देखो भी ब्लड ग्रुप चेक करके तो करते नहीं है, ब्लड ग्रुप तो चेक करके करते नहीं है, हाँ करते हैं नहीं करते हैं, नहीं करते। तो कई बार ना, कई बार नहीं, ये होता केस, जब किसी भी पेरेंट्स में एक का ओ नेगेटिव होता है ना दूसरे का दूसरा होता है, तो पहला बेबी है ना उसके मरने के चांसेस हो जाते हैं, मरता है वो। लेकिन वो अलग बात है, आजकल
ट्रीटमेंट हो जाता है, सुई इंजेक्शन वगैरह दे दी जाती है, एंटीडोट वगैरह दे दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा लफड़ा है। चलो इन चीजों को बाद में भी करेंगे। मैंने क्या कहा, माइक्रोबायोलॉजी में फिर पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग मैंने बता दिया, अब नहीं बताऊंगा, खेल खत्म, सौदा जम। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन और क्लोट जम जाएगा भाई। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, क्या क्या जरूरत होगी ब्लड को क्लॉट करने के लिए। बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो। पहले अगर 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा ना तो मैसेज आऊंगे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर, इस नंबर के ऊपर मेरे दरबार मैसेज कर दिया करें कई बच्चे कि सर बहुत बड़ी क्लास होगी, अब इसको रोक दो। ठीक है, तो अब मेरी सुन लो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म देख लियो, एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, लो ब्लड, लो आयरन, लो आरबीसी, इन सभी को एनीमिया ही बोलते हैं। ल्यूकोसाइटिस यानी कि डब्ल्यूबीसी का बढ़ना, डब्ल्यूबीसी अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो इसको हम बोले हैं ल्यूकोसाइटिस। ठीक है, उसके बाद भी ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया का मतलब डब्ल्यूबीसी की कमी। अच्छा एक बात याद रखियो, कोई भी सेल बढ़ रही है ना उसको बोलते हैं कैंसर, तो यो ल्यूकोसाइटोसिस एक टाइप का कैंसर ही है, ल्यूकेमिया बोलते हैं जिसको। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। ल्यूकोपेनिया, पेनिया का मतलब कम होना, डब्ल्यूबीसी की कमी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनिया का मतलब कम होना, थ्रोम्बो का मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। पोलीसाइथेमिया, साइथेमिया यानी कि पोली का मतलब अधिकता, साइथेमिया मतलब यहाँ पर आरबीसी जो है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तो पोलीसेथेमिया। ठीक है, तो इन डिसऑर्डर्स को इनको याद रखना। ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर, ये हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ईएसआर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे निकाली जाती है। एमेटोक्राइट का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो इनको जो है याद रखना। ब्लड रिलेटेड डिसीज देख लेना, एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, आरबीसी की कमी, आयरन की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी। ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, इंक्रीजिंग इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की अधिकता। हीमोफीलिया एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट जो है, बच्चे का ब्लड क्लॉट जो होता है वो जमता नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक। थैलेसेमिया, ठीक है ये सारे डिसऑर्डर जो हैं आपको कर लेने हैं। सिकल सैन एनीमिया, इसमें जो आरबीसी जो होती है ना उनकी जो स्ट्रक्चर जो होती है ना वो सिक्कल यानी कि दराती की तरह हो जाती हैं। ब्लड कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर, कैंसर का मतलब सेल का बढ़ना। उसके बाद अभी डिफरेंसेस देख लेना प्लाज्मा और सीरम के अंदर। मैं बता रहा था अगर आपके पास क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है तो वो प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, अगर क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट है तो उसको सीरम कहेंगे। क्लोटिंग फैक्टर बोले तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिएगा फैक्ट्स देख लेना। ब्लड का नॉर्मल पीएच वैल्यू जो होती है 7.4 होती है। आरबीसी 120 दिन जीतती हैं, डब्ल्यूबीसी 4 दिन जीतती हैं, प्लेटलेट 7 दिन जीतती हैं। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती हैं, स्मॉलेस्ट जो होती हैं वो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। मोस्ट नंबरस डब्ल्यूबीसी जो होता है न्यूट्रोफिल होती हैं, ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा, ठीक है बड़ी नहीं ज्यादा। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन कौन सा है, बोन मैरो है भी, रेड बोन मैरो भाई। ठीक है, बच्चों के अंदर कौन है भी, लीवर है। एपेरिन प्रिवेंट्स द क्लोटिंग, मतलब जो है ना क्लोट होने से बचाता हिपेरिन, मैंने बताया था हिपेरिन प्रोटीन ब्लड के अंदर पाया जाता है। विटामिन की हेल्प क्लोटिंग, क्लोटिंग को यानी कि रक्त को जमाने में जो है वो कौन सहायता करता है, विटामिन के सहायता करता है। थोड़ी क्लास बड़ी जरूर होगी थी लेकिन जो है ना मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बताने की करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कोई डाउट, और कोई परेशानी, और कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज करना भी, किसी की कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी कंटेंट चाहिए किसी प्रकार का, कोई बुक्स चाहिए, बुक्स चाहिए, कोई आपको मॉक टेस्ट चाहिए, कुछ भी बिल्कुल मतलब ना के बराबर प्राइस में, तो आप उत्तम क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पर तो डायरेक्ट मिल जाएगी। कोई एप्पल या विंडो ये चलाता है तो मेरी टेलीग्राम चैनल है उत्तम क्लासेस ऑफिशियल, उसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा इन चीज़ों का। ठीक है साथियों, आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर दो भाई, ठोक दो लाइक। जय हिंद साथियों, जय भारत।